अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हमने इसमें डिस्कस करना है कि माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़नी क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको पढ़ के बायोकेमिस्ट एज अ बायोकेमिस्ट आपको क्या फ़ायदे होंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे स्टार्ट हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं और हम इनको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन है माइक्रोबायोलॉजी का। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़नी है ना, तो हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हमें आम आँख से ना दिख रहा हो, जो बहुत माइन्यूट हो, बहुत छोटा हो, जो कि ईज़िली अवेलेबल हमें दिखता ना हो आम आँख से, वो कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करना जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। बैक्टीरिया, सबसे पहले तो बैक्टीरिया, आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। बैक्टीरिया हमें आम आँख से नहीं दिख रहा होता और हम कहते हैं कि ये हर 20 मिनट्स के बाद अपना डिवाइड कर रहा होता है बाइनरी फिशन के ज़रिए, और बैक्टीरिया हर जगह के ऊपर हैं। आपके गट में भी हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी हैं, हवा में हैं, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बैक्टीरिया हर जगह पर मौजूद हैं। अब बैक्टीरिया में भी आगे दो टाइप्स होती हैं, यू बैक्टीरिया होता है और आर्ची बैक्टीरिया होता है। ये दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं जो बहुत एंशिएंट बैक्टीरिया हैं और दूसरे जो हैं वो हम जो आजकल दुनिया में मौजूद हैं वो होंगे। फिर होता है फंगस। फंगस आपको दिखती भी है। फंगस में भी कुछ फंगस ऐसी होती है जो माइक्रो हो, जो हमें आम आँख से ना दिख रही हो, और यूजुअली जो फंगस होती है वो बड़ी होती है, मैक्रोस्कोपिक होती है, हमें दिख रही होती है। जैसे कि ब्रेड के ऊपर मोड़ लगा हुआ होता है, ऑरेंज होता है उस पर मोड़ लगा होता है, अचार, इवन अचार के ऊपर वो जो फफूंदी सी लगी हुई होती है, अगर आप उसको ज़्यादा देर तक मत हिलाओ वो ख़राब हो जाता है ऊपर ऊपर से, वो भी सारा मोल्ड होता है। तो वो वाली फंगस हमें दिख रही होती है। लेकिन जो आप यूज़ करते हो फंगस, यीस्ट, वो एक लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो तो दिख रही होती है, लेकिन उसके जो बहुत छोटे छोटे मोल्ड्स होते हैं वो आपको नहीं दिख रहे होते। जैसे यीस्ट है, माइक्रोस्कोपिक है, वो आम आँख से आपको नहीं दिख रही होती है कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो आपको नहीं दिख रहा होता है, तो वो होती हैं माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद होते हैं प्रोटोज़ोआ, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी हमें आम आँख से नहीं दिख रहे होते हैं, जैसे डायटम्स होते हैं, और होता है सूडोमोनास होता है, वो होंगे, ये प्रोटोज़ोआ में आएंगे। और फिर होती है एल्गी। एल्गी भी आपने पढ़ी होगी, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी बॉटनी में, हाँ जी बॉटनी में पढ़ा हुआ होगा। माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी होती है, ऐसी एल्गी जो बहुत माइन्यूट हो, हमें आम आँख से ना दिख रही हो, तो वो भी सारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आ जाएगी, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उन सब चीज़ों को कह रहे हैं जो हमारी आम आँख से हमें नहीं दिख रहे हों। फिर आते हैं हमारे पास वायरसेस। वायरसेस आप आजकल देख रहे हो, कोविड कोरोना वायरस है ना, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा देर तक हमें घरों में रहना पड़ रहा है, अब यूनिवर्सिटी भी नहीं आ पा रहे हो, तो वो सारे के सारे वायरसेस भी पैथोजेनिक होते हैं और हमें आम आँख से नहीं दिख रहे होते, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। और कुछ ऐसे पैरासिटिक वॉर्म्स भी होते हैं, मतलब बड़े बड़े कीड़े भी होते हैं जो हमारे पास हमारी गट में रह रहे होते हैं और हमें जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ के आपको अब ये फ़ायदे क्या होते हैं, इससे कौन कौन सी न्यू ब्रांचेस इमर्ज हुई हैं, ये सारी की सारी न्यू ब्रांचेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़ने के बाद हमने इंसानों ने डेवलप की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस भी माइक्रोबायोलॉजी में से निकला ना, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वायरस को ही सिर्फ स्टडी करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइकोलॉजी एल्गी को स्टडी करना होता है, फंगस को होता है आई थिंक, ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ दोबारा, अभी मुझे डाउट हो रहा है। बैक्टीरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी होती है इम्यून सिस्टम की स्टडी। अब इम्यून सिस्टम की स्टडी में माइक्रोबायोलॉजी कैसे आ गई, हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा टारगेट क्या चीज़ कर रही होती है, बैक्टीरिया, वायरस, यही सारे इन्फेक्शंस हैं ना, इम्यूनिटी लो कर रहे होते हैं, और हमें बुखार होता है, हमें डिजीज़ होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो होती है।
तो जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, हमें अगर पता होगा कि कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया कैसे काम कर रहा है, तो ही हम ऐसे ड्रग डेवलप करेंगे ना, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो सके। तो इम्यूनोलॉजी को करने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह माइक्रोबियल इकोलॉजी में आप देखते हो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, हम उसको किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं नई नई रेमेडीज़ बनाने में, पोल्यूशन को ख़त्म करने में, इस तरह की सारी चीज़ों में आती है माइक्रोबियल इकोलॉजी। फिर है बायोटेक्नोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करना जीन थेरेपी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसी ड्रग को हमारी बॉडी में डालने के लिए, वो सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करना कहलाता है बायोटेक्नोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कि इन्वायरमेंट में हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करें। फिर आएगी फूड माइक्रोबायोलॉजी, हम फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें हेल्प भी करते हैं प्रिजर्वेशन करने में फूड की, इधर वो स्पॉइल भी करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो स्पॉइल कर रहे होंगे फूड को, तो प्रिजर्व लॉन्ग टर्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पॉइल कर रहा है, ताकि हम उसको रोक दें हमारे फूड में एंटर होने से। तो जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पता होगा तो ही हम अपना फूड प्रिजर्व कर सकेंगे ना। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी। फिर है फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। फोरेंसिक साइंसेस क्या होती है? फोरेंसिक साइंसेस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई लीगल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करना, अपने एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनको चूज़ करना जो है वो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी होगा। और मोलेकुलर बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? मोलेकुलर बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं डीएनए, प्रोटीन्स। इसमें आप ये पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है कोई, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक जीन है, उसको हम टारगेट कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे किसी और प्लांट में डाल के, किसी एनिमल में डाल के, अपने वेलफेयर के लिए। तो वो सारा कुछ होगा मोलेकुलर बायोलॉजी में। अब थीम्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स फील्ड, यहाँ पर वही जो बातें मैंने आपको बता दी हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं कि किस तरह माइक्रोबायोलॉजी को डिवाइड किया हुआ उन्होंने डिफरेंट डिविजन्स में। बेसिक माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। बेसिक में आप पढ़ोगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, उनकी स्टडी करोगे सिर्फ और सिर्फ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो वो कैसे वर्क कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। जब आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर रहे होगे, उसको कि उसके अंदर कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी स्टडी होगी, वो बेसिक में आएगी। अप्लाइड में ये आएगा कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किस तरह उठा के अपने फ़ायदे में कन्वर्ट कर रहे हो, कि उसको इंडस्ट्री में ले यूज़ करा रहे हो, उसका इन्वायरमेंट में यूज़ करा रहे हो। तो अप्लाइड में ज़्यादातर होता है यूजेज, और बेसिक में होती है सिर्फ स्टडी। कि देखो बेसिक में आगे आता है कि आप ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर रहे हो सिर्फ, या फिर आप उनके अंदर के प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हो कि अगर एक बैक्टीरिया ही इकोलाई है तो उसमें मेटाबॉलिज्म का क्या प्रोसेस है, उसमें कौन सी जीन है, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, अगर कोई वायरस है तो उसमें क्या चेंजेस हैं, वो किस तरह अपनी जीन्स कोड कर रहा है। तो जब उसकी अपनी स्टडी हो रही होती है वो सारे के सारे बेसिक होती है। और फिर अप्लाइड जो है उसमें हम उसका यूजेज देखते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को उन्होंने बताया हुआ है डिटेल में कि ये बहुत छोटे होते हैं, जर्म रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक जगहों पर रहते हैं, अकेले नहीं रहते, पॉपुलेशन के फॉर्म में रहते हैं, बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करते हैं ना। जैसे हम अब आगे देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में कि हम जब उनको प्लेट के ऊपर कल्चर करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इकट्ठे ग्रो हो जाते हैं और फिर हम उनको बाद में और ज़्यादा प्योरीफाई करते हैं। कम्युनिटीज़ आर इधर स्विमिंग और फ्रीली अटैच। अब मैंने ये कहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो अकेले नहीं रह रहे होते, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं कॉलोनीज़ की फॉर्म में, झुंड की फॉर्म में, और वो मूव कर रहे होते हैं इकट्ठे, या इकट्ठे ही अटैच हुए हुए होते हैं, या फिर इकट्ठे ही मूव कर रहे होते हैं, अलग अलग कोई मूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो इंसान तो नहीं है ना, उनके हाथ पाँव तो नहीं है, वो तो एक छोटा सा माइन्यूट सेल है। इंटरेक्शन करते हैं वो एक दूसरे के साथ। जब ऐसे होता है ना कि हमने कोई ड्रग डाल दिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारने के लिए, तो क्या होता है, अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म मर रहा है ना तो वो सिग्नल प्रोवाइड कर देता है आसपास के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कि वो यहाँ से भाग जाओ। तो हार्मफुल और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। आगे हमने ये देखना है कि हमारी लाइफ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या इफ़ेक्ट है, माइक्रोब्स का क्या इफ़ेक्ट है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक भी होते हैं, डिजीज़ काजिंग भी होते हैं, जैसे वायरसेस हैं, जो कोविड है जिस तरह आपको पता ही है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे साइकिल चला रहे होते हैं, कार्बन साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में वो मौजूद होते हैं। अब ये हेल्प भी कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, खुराक को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फर्मेंटेशन, जैसे आप रोज़ दही खाते हो, आप पिज़्ज़ा बनाते हो, तो उसमें जो यीस्ट होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी हमारे पास फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस है। एथेनॉल की प्रोडक्शन है, अल्कोहल की पूरी इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे होते हैं। अब यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट फूड बनाने में भी यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेड मेकिंग में, चीज़ मेकिंग में और विनेगर की प्रोडक्शन में भी यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे होते हैं। और ये ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, सेलुलोज की प्रोडक्शन में। बहुत अब आजकल की इंडस्ट्री में तो हम यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पानी साफ़ करने के प्लांट हैं तो उसमें भी अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, जो क्रॉप्स को जो है बचाते हैं डिफरेंट इंसेक्ट से, तो वो भी आजकल के दौर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्प्रे कर रहे होते हैं, ताकि उसके बहुत सारे अदर हेल्दी एस्पेक्ट्स होते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल भी होती है, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी से आपका नॉर्मल ज़िंदगी में ही बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। अभी देखो कोविड है तो आप लोग सब सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो। सैनिटाइज़र क्या है? एक किलिंग एजेंट है जो तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके हाथ पे जो भी लगे हुए होंगे वो ख़त्म कर देगा। डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका रोज़ बरोज़ ताल्लुक़ है। आप किसी भी चीज़ को टच करते हो तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे लग रहा है। कोविड भी हो सकता है वो। इस तरह आपका उनके साथ ताल्लुक़ हमेशा 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 के लिए है। तो जब आपने रहना ही उनके साथ है तो यू नीड टू नो कि उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, कौन से अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कौन से बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तभी तो आप उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकोगे ना, और बुरों से दूर रह सकोगे। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो फिर लॉन्ग टर्म में किसका नुकसान है? आपका। अब जैसे हमने जनरल बात कर ली, इसी तरह यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड्स जो होती हैं वो आजकल माइक्रोब्स भी ही हम यूज़ करते हैं। या आप ये देखो कि जब कहीं समंदरों में ऑयल के टैंकर जो होते हैं वो ऑयल ख़राब जहाज़ डूब जाते हैं और ऑयल हो जाता है हर जगह पे, तो ऑयल जो होता है वो तो वाटर में मिक्स नहीं होता, वो तो ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो सन लाइट जा रही है नीचे वो नहीं जा सकेगी, जो ऑक्सीजन जा रहा है नीचे वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि एक थिन फिल्म बन जाएगी। तो अब नीचे वाली जो लाइफ़ है, उस समंदर की जो लाइफ़ है वो तो सारी की सारी अफेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि ऊपर से उनको खुराक ही नहीं मिल रही, वो खुराक बना ही नहीं सकते, उनको लाइट नहीं मिल रही, वो ज़िंदा नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को, उस ऑयल ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब में बहुत ज़्यादा मिकदार में बना के उसका स्प्रे किया जाता है। इसी तरह एग्रीकल्चर में क्या है, हम नाइट्रोजन साइकिल चल रहे होते हैं, कार्बन साइकिल चल रहे होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी टेकअप नहीं कर सकती है, वो हम लेते हैं प्लांट से, और प्लांट जो होते हैं वो लेते हैं सॉइल से। और सॉइल में कैसे जाता है, डेड डिकेइंग मैटर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको करते हैं डिकम्पोज, और वो डिकम्पोज करके उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट टेकअप कर लेते हैं, अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर उसको हम खाते हैं तो हम उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। इस तरह पूरा का पूरा साइकिल चलता है। अगर उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि र्यूमिन के माइक्रोब्स हेल्प डाइजेस्टेड ग्रास एंड हे इन। अच्छा, अब ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास जानवर होते हैं ना, जो हम जैसे होते हैं गायें, बकरियां, भैंसें, ऐसी चीज़ें होती हैं, चराने वाले जो जानवर होते हैं, अब उनके गट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं उनको ग्रास वगैरह को डाइजेस्ट करने में। इसी तरह ये सारे के सारे साइकिल जो मैंने आपको भी बताया, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, ऐसे सारे के सारे साइकिल जो चल रहे होते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ भी काज करते हैं। प्लांट में भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। कभी आपने देखा हो कि पत्ते ख़राब हुए हुए होते हैं, डस्टोस्मट डिजीज़ हुई हुई होती है, और बहुत सारी और डिजीज़ होती हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस होता है जो टोबैको प्लांट को ख़राब कर देता है, तो वो डिजीज़ भी काज कर रहे होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में भी हेल्प आउट हैं कि वो फूड ख़राब भी करते हैं
और वो फूड को मैन्युफैक्चर करने में भी हेल्प करते हैं। फूड स्पॉयलर्स में क्या आ जाएगा, मोल्ड्स, जैसे कि मोल्ड्स हैं जो जाके ख़राब कर देते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स अगर आपने ना डाली हो तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फूड के अंदर, क्योंकि फूड जो है वो खुराक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके ऊपर अटैक करेंगे और फूड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर आप उसको खाओगे, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ ख़राब हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सैलड पड़ा हुआ है, सैलड हमेशा 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 ताज़ा खाते हैं, कभी भी जो है सैलड जो है वो पुराना नहीं यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके ऊपर माइक्रोबियल अटैक सबसे पहले होता है, और जब आप उसको खा लेते हो तो वो स्पॉइल्ड फूड आपको फील नहीं होता है, लेकिन आपकी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं और फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हेल्प किस चीज़ में कर रहे होते हैं? नेचुरल गैस, मीथेन की प्रोडक्शन में, बायोफ्यूल्स। आजकल तो हम ये भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि आजकल नॉर्मल फ्यूल जो यूज़ होता है ना व्हीकल्स में, वो हम यूज़ करते हैं पेट्रोल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, जिसको हम जलाते हैं तो हमारे पास उसकी से पोल्यूशन काज होती है। अब बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होंगे जिसका नुकसान कम है और वो हमारे पास रिसाइक्लेबल हैं। जैसे कि जो एलगी होती है, पानी के ऊपर ग्रीन कलर की जो एलगी लगी हुई होती है, उस एलगी में से निकलता है फ्यूल, उस एलजी में से निकलता है ऑयल। उस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो अपने व्हीकल्स को चलाने में, उनको बुलाते हैं बायोफ्यूल्स, एथेनॉल। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें यूज़ कर जाते हैं बायो रेमीडिएशन में। बायो रेमीडिएशन का मतलब ये होता है कि अपनी इन्वायरमेंट में से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, उसको ख़त्म करना विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। अब इनके फ्यूचर में क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम किसी चीज़ में से कोई जीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से जीन निकाल के किसी प्लांट में लगा दी, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नए नए बना लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, तो ये सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ भी काज होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे ई कोलाई है, HIV, हर्पर्स, अल्सर्स होते हैं, मलेरिया, कोल्ड हो जाती है, इबोला, कोविड, मैड काउ डिजीज़, पॉक्स, जितनी भी नॉर्मल डिजीज़ होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हो रही होती हैं। अब आपने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहलाती हैं, और ये भी आपने पढ़ लिया कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या इसके जो है वो डेडफुल एस्पेक्ट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोविड-19 है, तो कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कहते हैं? ठीक है, तो वो हम नाम कैसे रखते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना साइंटिफिक प्लांट नेम है, तो हम स्पीशीज़, पहला स्पीशी जेनेटिक और स्पीशी नेम और जीनस नेम को हम कंबाइन करते हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें जीनस, हम उसमें जेनेटिक, सबसे पहला जो नाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम जीनस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोविड-19 है, तो जो उसमें कोविड है या कोरोना है, कोरोना वायरस जो है उसमें जो कोविड है वो हमारे पास जीनस नेम है, और जो दूसरी जगह है वो हम वो लेते हैं कि वो कौन सी स्पेसिफ़िक ओरिजिन है, उस चीज़ का सोर्स क्या है, स्पेसिफ़िक एपिथेट इसको बोलते हैं, कि वो किस जगह से निकला हुआ है। जैसे कोविड-19 को हम कोविड-19 क्यों बोलेंगे, पहला नाम तो उसका आ गया जीनस, और दूसरा 19 इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 2019 में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, और हमेशा साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो इटैलिसाइज करते हैं, उसको हम टेढ़ा करके लिखते हैं इस तरह। अगर इस तरह ना लिख रहे हो तो उसके नीचे लाइन लगाते हैं, और जीनस नेम हमेशा कैपिटलाइज होता है, और उसके बाद उसका सोर्स लिखते हैं हम छोटे में, और लैटिन ओरिजिन होता है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स में बताया हुआ है एस्चेरिचिया कोलाई। अब एस्चेरिचिया को कोलाई क्यों बोलते हैं? एस्चेरिचिया जो है ये इसका जीनस नेम है, और इसको कोलाई साथ क्यों अटैच किया हुआ है, क्योंकि ये इसका ओरिजिन इंटेस्टिन है। इसी तरह यहाँ स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो उसको वो स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको इस तरह बोलते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया सबसे पहले अच्छा जी, अब हमने आगे पढ़ना है
अभी तक हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया ना। अब हमने जो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया, उसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया जो होती हैं उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया और आर्ची दिस इज़ नॉट बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, ये 2 टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। और इसके अलावा जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अलावा वायरसेस के अलावा वो आते हैं यूकैरियोट्स में। 2 तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। जो प्रो होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड सेल और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें आते हैं बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। ये दोनों टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। जो आर्ची होते हैं वो पुराने बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो आजकल के ज़माने में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, सारे के सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ब्रांच में आते हैं। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वाले डोमेन में आते हैं। और यूकैरियोट्स में यूजुअली बड़े बड़े प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस और प्रोटिस्ट वो वाले आते हैं जो आम आँख से हमें दिखती है। मतलब यूजुअली जो यूकैरियोटिक चीज़ें होती हैं वो हमें आम आँख से दिख रही होती हैं। बैक्टीरिया और आर्ची का उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल हैं, मतलब पुरानी मतलब कि बिफोर न्यूक्लियस वाले सेल हैं। अब इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है? इनमें जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली उनके सेल वॉल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें डिफरेंस होता है। कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जबकि आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। और जो आर्ची होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते हैं, मतलब कि एक्सट्रीम नमकीन जगह पे, एक्सट्रीम एसिडिक जगह पे, एक्सट्रीम बेसिक जगह पे, ऐसी जगहों के ऊपर जो है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया हैं वो रह रहे होते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिशन कर रहे होते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट और उनके मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन के। और जो आर्की बैक्टीरिया हैं उसकी एग्जांपल्स में मिथानोजेंस होते हैं, एक्सट्रीम चीज़ों पे जो रहते हैं वो, जैसे कि एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, नमकीन जगहों पे रहते हैं। या मिथेनोजेंस होते हैं, मीथेन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मीथेन गैस की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और जो बैक्टीरिया होंगे वो जितनी भी डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई है जो हमारे नॉर्मल हवा में मौजूद है बैक्टीरिया, वो सारे के सारे उसमें होंगे। अब टाइप्स ऑफ यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स की कौन कौन से टाइप्स हैं? यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर ऑर्गेनालिज हो, वो कहलाता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोटोजोआ और एल्गी इसकी टाइप्स हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एब्जॉर्ब, और प्रोटोजोआ वो होता है अमीबा। जैसे कि अमीबा आम आँख से हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक वेल डिफाइंड सेल है। इसके अंदर ऑर्गेनालिज हैं हर तरह की, और ये यूजुअली पानी में रहते हैं और एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया या सूडोपोड्स या फ्लैजिला, उनकी मदद से। जबकि एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, उसके सेल वॉल में सेलुलोज होता है और ग्रीन कलर की होती है, काई जैसे लगी हुई होती है सिंक के पीछे, वो होती है एल्गी। फिर है हमारे पास फंगस क्या होती है? ये भी यूकैरियोट होती हैं, इसकी सेल वॉल काइटन है। ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी बॉटनी में पढ़ा हुआ है। और ये जो होती है फंगस जो होती है वो खाने के लायक भी होती है, जैसे मशरूम हो गए, यीस्ट हो गई जिसको हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में, और जो होती है डेड फुल भी होती है, मोल्ड्स हो गई, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी भी। और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइफी होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं। अब आगे हम देखते हैं वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस एक ऐसी एंटाइटी है जो हमें आम आँख से नहीं दिखती है, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एक चीज़ है। जब मतलब कि वायरसेस ऐसी चीज़ होती है जो किसी होस्ट डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो किसी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी लिविंग होस्ट के अंदर घुस जाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो बाहर हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते। और यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि वो DNA और RNA कोर होते हैं। ये सारा कुछ भी आपने बॉटनी में ही पढ़ा हुआ होगा। वायरसेस जो होते हैं वो रेप्लिकेशन मेथड्स भी उनके डिफरेंट होते हैं। जैसे कोविड के बारे में, या अगर आप सर्च कर लें तो उसका पैटर्न बैक्टीरिया के पैटर्न से डिफरेंट है। फिर आते हैं हमारे पास
एनिमल पैरासाइट्स तो जो आम आंख से में नहीं दिखते वो होते हैं हेलमिंथस और जैसे प्लेटफॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, ये कीड़े होते हैं। और जो हमारे पास है ह्यूमन बॉडी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी होते हैं, आम आंख से नहीं दिख रहे होते, और ये भी पैरासाइट्स होते हैं यूजुअली। आगे अब उन्होंने बताया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन पीरियड कि बिगनिंग कैसे हुई थी। सबसे पहले पास्चर ने वर्क किया था, डिस्कवर करना शुरू की थी रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। उसने डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के मेथड बताए थे। उसने पास्चराइजेशन का हमें मेथड बताया था कि आपने दूध कैसे बॉयल करना है, कैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहेगा। तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत सारे स्टडी की थी। फिर रॉबर्ट कूच था, उसने हमारे पास कूच के पोस्टुलेट्स दिए थे और उसने एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को जो है आइडेंटिफाई किया था, और उसने बैक्टीरिया को कल्चर करना हमें बताया था कि हमने उसको लैब में कैसे ग्रो कराना है, वो वाली टेक्निक्स उसने दी थी। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स हमें दी थी कि हमने बैक्टीरिया से अपने आप को किस तरह बचाना है, डिसइंफेक्शन वाली सारी चीज़ें उसमें थी। आगे उन्होंने बताया हुआ है, जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने हमारे पास एंटीसेप्टिक टेक्निक्स हमें दी और हमें फ़िनोल के बारे में बताया है कि फ़िनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी हमारे पास एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में उन्होंने बताया। फिर हमारे पास आते हैं मार्टिनस ने हमारे पास वायरसेस के बारे में बताया। वायरसेस क्या होते हैं, वायरल बॉडीज़ क्या होती हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान की चीज़ है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया से डिफरेंट है। फिर पॉल अर्लिश थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हमें कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी हम कराते हैं ना कैंसर के केस में, तो वो सब कुछ दिया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमस ने हमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर एक बैक्टीरिया है तो वो उसको हम एंटी करने के लिए, उसको हम ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स वगैरह देते हैं। अब लुईस पैस्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, वो हम दिखाते हैं। उन्होंने हमारे पास जो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स और एसेप्टिक टेक्निक्स दी थी, उसने उसको परफॉर्म कैसे किया था। उसने लोगों को किस तरह बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से अपनी चीज़ों को हिफाजत कर सकते हैं। तो उसने ये किया था कि स्टरलाइज़ किया था ब्रॉथ, मतलब ये कि उसने एक इस तरह के फ्लास्क दी थी जिसकी नेक टिल्टेड थी, ठीक है, इस तरह की टिल्टेड थी कि एयर डायरेक्टली पास नहीं होगी। अब हवा अगर जा रही होगी तो यहाँ पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे रुक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो उसने नीचे जो है वो आग लगाई, और जैसे हम बॉयल करते हैं और बॉयल करने की वजह से, हीट की वजह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो उसने यही काम किया। फिर उसने क्या किया, उस ब्रॉथ को ठंडा होने दिया। उसके बाद उसने उस ब्रॉथ को काफ़ी देर तक रखा, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ है, वो स्पॉइल नहीं हुआ। लेकिन जब उसने ये प्रूव करना था कि बैक्टीरिया इसके अंदर पास नहीं हुए हैं, तो अब उसने ये भी तो करके दिखाना था ना कि किस तरह क्या चीज़ करने से बैक्टीरिया अंदर जा रहे थे। तो उसने वो फ्लास्क टिल्ट कर दी। जब उसने वो फ्लास्क टिल्ट की तो क्या हुआ, ये वाली जगह के ऊपर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गए थे ना, जब हवा जा रही थी यहाँ तक नहीं पहुँच सके थे, वो यहीं लग गए थे। जब उसने ऐसे किया तो वो ब्रॉथ इधर इधर मूव किया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच हो गए, और फिर जब उसने उसको वापस से सीधा किया और वेट किया तो क्या हुआ कि वो चीज़ स्पॉइल हो गई। तो इस तरह उसने एक्सपेरिमेंटली हमें करके दिखाया कि किस तरह हम जो अपनी फूड है उसकी, या खुराक है, या कोई भी चीज़ है, उसकी सेफ्टी किस तरह कर सकते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी को हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके मॉडर्न एस्पेक्ट्स क्या हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन ये थोड़े से डिटेल में आपको आगे बताया हुआ है। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए को हमने आपस में मिला दिया, जीन उठा ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से उठा ली, उसको हमने प्लांट में इंसर्ट कर दिया। जैसे कि बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन जो है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस एक हमारे पास बैक्टीरिया है, उसमें से हमने जीन उठा के कॉटन में इंसर्ट की, और उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ कि वो कॉटन थोड़ी सी पॉइजनस हो गई, इतनी पॉइजनस हो गई कि कोई भी इंसेक्ट आके उसको खाएगा तो वो मर जाएगा, और हमारे पास यील्ड ज़्यादा आएगी, फिर कोई चीज़ उसको नहीं खाएगी। तो इस तरह जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हैं वो होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और दूसरी चीज़ है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम ये करते हैं कि अगर किसी इंसान को
कोई डिज़ीज़ है, किसी की बॉडी में कोई डिज़ीज़ है ऐसी जो हेरिडिटरी है, उसकी जीन में जो जेनेटिकली जो चेंजेस, जो बीमारियां हैं उसको, उसके अंदर हम वो स्पेसिफ़िक पीस जो मिसिंग है जीन का वो एंटर कर देते हैं उसके जेनेटिक कोड में, और फिर हम जेनेटिक जीन थेरेपी के ज़रिए उस डिज़ीज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल होगा इन्वायरमेंट में, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं? हम उनको यूज़ करते हैं टू डिटॉक्सिफाई द पोल्यूटेंट्स। आपको भी पता है कि कितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं। आपने कभी देखा होगा कि रोज़ बरोज़ कभी आप आर्टिकल्स पढ़ो या यूट्यूब पे सर्च करो तो ऐसे होता है कि प्लास्टिक ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं। हम ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को सर्च करके, ढूंढ के, डिस्कवर करके अपने जो है हम अपने लैब में उसको ग्रो करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और डिफरेंट जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, उसमें भी यूटिलाइज़ करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अब डिजीज़ में भी, डिजीज़ भी सारी की सारी आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ही हो रही होती हैं यूजुअली, ठीक है। तो अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पता होगा तो ही हम उस डिज़ीज़ को कोप कर सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है। हमें आम आँख से नहीं दिख रहा है और आपको पता है कितने ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस होता ही रहता है, हर किसी को होता है, जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाती है, लिवर डैमेज हो जाता है और फिर एट द एंड जब बहुत एक्यूट हो जाए तो डेथ हो जाती है। अब वो वायरस किस तरह काम करता है और उस वायरस का फंक्शन हमें पता होगा, वो बॉडी में किस तरह एंटर होता है, तो ही हम उसको, उसकी एंट्री रोकने के लिए कोई ना कोई काम कर सकेंगे ना, कि हम कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा ड्रग ले आएंगे जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ना घुस सके। तो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी हमें उस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम कोई हेल्दी बैक्टीरिया या हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अब आगे उन्होंने बताई हुई हैं डिफरेंट डिजीज़ जो आजकल इन्फेक्शियस हैं और इमर्ज हो रही हैं और ह्यूमन डिजीज़ हैं सारी की सारी। तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लेना। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि कौन सी डिज़ीज़ किस वायरस की वजह से हो रही है और कब फर्स्ट टाइम सी किया गया है इसको। इसमें जो डेट्स हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक इबोला वायरस, हेमरेज फ़ीवर है तो ये क्या होता है और ये किस वायरस की वजह से होता है। अभी जितनी डिजीज़ हैं मैं आपको PPTs भी भेज दूँगी, इसकी आप एक असाइनमेंट बना लेना जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको पता हो कि ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, सार्स है तो ये क्या है, ठीक है, और एड्स है तो ये क्या है, HIV है तो ये क्या है, HCV है तो ये क्या डिज़ीज़ है, तो सम हाउ आपको नो हाउ हो। तो ये आपकी असाइनमेंट है फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। अब जो हमने क्लास डिस्कशन हम अभी कर लेंगे और बाकी जो इंट्रोडक्शन है मेरा और आपका वो हम जब क्लास में लेंगे लेक्चर तो फिर कर लेंगे।